हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो इस चैप्टर में 2020 और 21 के बच्चों के लिए ये टॉपिक्स हैं जो डिलीट हैं, मतलब जो सिलेबस में हैं आएंगे। तो इन टॉपिक्स में से सबसे पहले जो टॉपिक्स है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम डॉबे-राइनर के ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉबे-राइनर की ट्रिक होता क्या है, क्या डॉबे-राइनर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या ट्रिक दी, क्या चीज बताई तत्वों के वर्गीकरण के लिए। पहले तो हम इस चैप्टर के इसके मतलब ही जान लें कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है। अब जैसे कि आपको पता है कि तत्व क्या है, बहुत सारे हैं। अब इतने सारे तत्वों को कौन सी जगह रखना है, किस तरह से अरेंज करके रखना है, तो इसको व्यवस्थित करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो रहा था। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से तत्व को व्यवस्थित किया, जिनमें से ही एक साइंटिस्ट है डॉबे-राइनर। डॉबे-राइनर ने क्या किया, डॉबे-राइनर ने ट्रिक के अकॉर्डिंग करा, तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने करा कि जब तीन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत था। इसमें क्या है कि जब उन्होंने तत्व को बढ़ते क्रम में रखा तो जब जिस तरह से बढ़ते क्रम में रख रहे थे तो उनके जो बीच वाला जो तत्व है, यानी कि आगे और पीछे वाले तत्व का जो बीच वाला तत्व है उसका जो परमाणु द्रव्यमान था ना, वो आगे और पीछे वाले यानी कि फर्स्ट नंबर का जो तत्व मानते फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है, तो फर्स्ट नंबर का तत्व का परमाणु द्रव्यमान और थर्ड नंबर का तत्व का परमाणु द्रव्यमान, अगर इन दोनों को जोड़ के हम उसका औसत निकालेंगे, औसत क्या होता है, जोड़ के आधा कर देना, तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है बीच वाले तत्व के बराबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए माना तत्व 1 का परमाणु द्रव्यमान एक है और तत्व 2 का 2 है और तत्व 3 का 3 है, तो हम क्या करेंगे, तत्व 1 और तत्व 3 के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे, यानी कि 1 और 3 जोड़ा तो कितना आ गया 4, और उसका औसत निकालेंगे, यानी 4 को किससे भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो यानी कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया 2, जो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का क्या है, औसत है। तो डॉबे-राइनर ने यही ट्रिक बताई कि जब तत्वों को बढ़ते क्रम में रखते हैं तो जो बीच वाला जो तत्व होता है, जो मध्य वाला जो तत्व होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, लगभग, ऐसा भी नहीं कि कंफर्म उतना ही हो, औसत क्यों, लगभग उसके अन्य दो परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर ही होता है। तो ये डॉबे-राइनर की ट्रिक थी। इसके बाद मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है कि तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, मतलब कि जो तत्व के गुणधर्म हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसके परमाणु द्रव्यमान पे डिपेंड करते हैं, आवर्त फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तत्व के गुणधर्म उनके अब क्या है, यहाँ पे परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी उसके तत्व के गुणधर्म भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये दो हैं, ये दो नियम जरूर पूछे जाते हैं, एक तो मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम। इसके बाद मेंडलीफ है, मेंडलीफ की उपलब्धियां, उन्होंने क्या क्या चीज पाई, उपलब्धि मतलब क्या होता है, उन्होंने आवर्त सारणी को व्यवस्थित तो कर दिया, तत्वों को व्यवस्थित तो कर दिया, उन्होंने क्या क्या चीज देखा, क्या चीज पाया तत्वों को व्यवस्थित करने के बाद, तो वो है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पाया था, उन्होंने ये देखा कि मेंडलीफ ने अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा। ये देखा गया कि जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या है, अधिक है, उनको क्या रखना चाहिए था, बढ़ते क्रम में रखना चाहिए था, आगे रखना चाहिए था, लेकिन क्या करा, उनको कम परमाणु द्रव्यमान से पहले रख दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि समान गुणों वाले तत्वों का एक साथ एक ही लाइन पे रहे, हो सकता है इसलिए किया। जैसे कि उदाहरण के लिए बता रखा है कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान है 58.9 और सारणी में निकेल का परमाणु द्रव्यमान है 58.7। अब किसको, कोबाल्ट को, ये कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट को सारणी में निकेल से पहले रखा गया है, और देखो आपको दिख रहा है परमाणु द्रव्यमान दोनों को क्या है, इसका ज्यादा इसका कम है, तो इसको इससे पहले रखा गया है। इसके बाद दूसरे में क्या देखा, दूसरे में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थानों को छोड़ दिया। उन्होंने क्या करा था, कुछ तत्वों की पुराने टाइम पे क्या है खोज नहीं हुई थी, तो मेंडलीफ को लगा था
कि हो सकता है इन तत्वों की आगे जाके खोज हो जाएगी। तो जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उन्होंने क्या करा, उस जगह को छोड़ दिया और कुछ ऐसे तत्वों का अस्तित्व का अनुमान कर लिया कि जिनके बारे में उस समय पता नहीं था। जैसे कि कौन कौन से वो तत्व, जैसे स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये आपकी खोज अब खोज लिए गए है ना। इनकी जगह छोड़ दी थी, इन 3 तत्वों की जगह छोड़ दी थी। अब उस टाइम पे तो इनको ना तो इसका नाम पता था कि स्केडियम की खोज हो जाएगी, कि गैलियम की खोज हो जाएगी, कि जर्मेनियम की खोज है, इनको पता नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, उस टाइम पे इनके नाम में क्या रख दिया, जो 3 तत्वों को छोड़ा था उन तत्वों से पहले के जो नाम थे ना उसी के अकॉर्डिंग रहा। जैसे बोरोन से पहले था तो क्या नाम रख दिया उसका, एका बोरोन, फिर दूसरे का एका एल्यूमिनियम, तीसरे का एका सिलिकॉन, क्योंकि पहले था इससे जो जगह छोड़ी गई थी, इसलिए उस टाइम पे उन्होंने नाम ये रख दिया। बाद में जब इन तत्वों की खोज हो गई तो एका बोरोन कौन सा हो गया, स्केडियम के नाम से जाना गया, एका एल्यूमिनियम गैलियम के नाम से, एका सिलिकॉन जर्मेनियम के नाम से जाना गया। इसके बाद तीसरी उपलब्धि क्या थी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की यह विशेष था कि जब उत्कृष्ट गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रखा गया। मतलब क्या है, मान लो कुछ गैसें थी, कुछ गैसों की खोज हुई, तो खोज होने के बाद क्या है, अगर उसको व्यवस्थित किया गया तो बिना कुछ छेड़े क्या कर दिया, उसको व्यवस्थित कर दिया गया। तो ये थी 3 मेंडलीफ की उपलब्धियां। इसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं हैं, है ना। हम सीमाएं जानेंगे कि सीमाएं क्या हैं। सबसे पहली सीमा क्या थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, सबसे पहली सीमा ये थी कि वो हाइड्रोजन को सही जगह नहीं दे पा रहे थे मेंडलीफ। तो अगर आपने आवर्त सारणी में देखा हो तो हाइड्रोजन क्या है, उसमें बिल्कुल ही अलग व्यवस्थित किया हुआ, थोड़ा सा अलग है। दूसरा क्या है, दूसरी ये सीमाएं थी, कमी, सीमाएं बोलो तो कमी। दूसरी कमी ये निकली थी कि सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त नियम को चुनौती कर रहे थे, समस्थानिक, ठीक है। तीसरी ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहे थे। अभी बताया कि कुछ तो जगह पे ये देखा गया कि परमाणु द्रव्यमान तो बढ़ने चाहिए थे, लेकिन क्या हो रहा था, परमाणु द्रव्यमान की संख्या तो घट रही थी, जो जिसकी वजह से ये परेशानी उठानी पड़ी थी। तो ये 3 समस्या हैं। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हमने कमियां पढ़ ली हैं। पहला यही है कि हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पा रहे थे, दूसरा समस्थानी क्या कर रहे थे, आवर्त नियम को चुनौती दे रहे थे, और तीसरा कुछ तत्वों को क्या कर देता, ये देखा गया कि परमाणु द्रव्यमान बढ़ने की जगह घट रहे थे कुछ जगहों पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की 3 सीमा को कैसे दूर कर दे, जो ये 3 कमियां थी। अब आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे दूर कर दिया इस कमी को। तो क्या करा, पहला तो जो हाइड्रोजन को जगह नहीं मिल पा रही थी तो उसको सही स्थान दे दिया है इसने। दूसरा, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या अलग होती है, इसलिए समस्थानिकों ने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं पैदा की। सबकी परमाणु संख्या अलग है, हर किसी भी कितने भी परमाणु हों, कितने भी तत्व हों, जितने भी तत्व हों, उन सबकी परमाणु संख्या सबके अलग अलग, किसी की भी समान नहीं मिलेगी। और क्योंकि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों परमाणु द्रव्यमान समान तो हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है, लेकिन परमाणु संख्या समान नहीं हो सकती। और तीसरे क्या दूर करी थी, एक तत्व से दूसरे तत्व के जाने में परमाणु संख्या अंक बढ़ रहे थे। अब हम बोले कि कुछ जगहों पे तो ये देखा गया था कि तीसरी कमी क्या थी कि परमाणु द्रव्यमान घट रहा था, लेकिन एक तत्व से दूसरे तत्व जाने पर परमाणु संख्या का अंक तो बढ़ जाती है। यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि 2 दिए गए तत्वों के बीच में कितने तत्व हैं। तो परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं, मतलब अगर हम द्रव्यमान के अकॉर्डिंग नहीं पता कर पा रहे हैं तो। इसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त सारणी की 3 सीमा को कैसे दूर किया गया, तो हमने पढ़ लिया ये वाला टॉपिक। इसके बाद हमारा आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या से समूह संख्या को पहचानने के चरण, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है
परमाणु संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहले अगर हमें ये जानना है कि कितने समूह हैं, ये कितने आवर्त हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आई होप 9th क्लास में अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे से किया होगा, तो उसी तरीके से 10th में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम। दूसरा, बाहरी कोश में जो उपस्थित, हमें पता है कि जो सबसे आउटर शेल में, आउटर कोश में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को संयोजकता बोला जाता है। अगर लेस देन 4 है तो जितने कम पड़ रहे हैं 4 में तो संयोजकता हो जाएगी, और मोर देन 4 है तो जितने भी उस टाइम पर जितने कम पड़ रहे हैं इतने, तो वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। हम 9th क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल से कर चुके हैं संयोजकता के बारे में। तो बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, इससे हमें पता चल जाएगा, मतलब सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो तत्व है ये कौन से समूह का है और कौन से आवर्त का है। कोशों की संख्या गिन लो। मान लो जैसे कोश कितने होते हैं, 4, K L M N, ठीक है, ये 4 कोश हैं। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, आवर्त संख्या को पता लगा सकते हैं कोशों की संख्या से भी, ठीक है। जैसे कि ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी कोश में उपस्थित तत्व है, एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है, उसकी परमाणु संख्या 3 है। हमने उसको अरेंज किया कि एक कक्ष में तो कितने आ गए, 2 आ गए। जो आउटर शेल है यानी कि बाहरी का, उसमें 1 आया बस, ठीक है। तो बाहरी कक्ष में कितने हैं, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1, तो इसकी समूह संख्या भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसके बाद ऐसे अन्य तत्व है, कोई और तत्व ले लिया जिसकी परमाणु संख्या 10 है, 12 है, तो उसको इस तरह से अरेंज कर देंगे। तो बाहरी कोश में यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 2, तो संयोजकता कितनी होगी, 2, और समूह संख्या भी 2। अब जैसे कि यहाँ पे है 3, ठीक है, यहाँ पे तत्व कितने हैं, 3, और 3 की संयोजकता कितनी होगी, 3 ही होगी, लेकिन परमाणु वो कितने हैं, 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 समूह संख्या आ जाएगी, है ना। इसका टोटल कर दो, ये कैसे भी करके 13 आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी तत्वों की हम समूह संख्या इजीली निकाल लेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये और तत्वों के दे रखे हैं। जैसे हमें आवर्तों की संख्या पता करनी है, आवर्तों की मतलब पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 है, लेकिन कोश कितने बन रहे हैं, 2 के लिए, एक ही तो कोश बनना है, K कक्ष, तो आवर्त संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और मान लो यहाँ पे कितने कोश बन रहे हैं, 2, तो आवर्त कितने होंगे, 2। तो आवर्त संख्या निकालने के लिए हम देखेंगे कितने कोश बन रहे हैं, जैसे कि K L M, K कोश है तो 1 होगी आवर्त संख्या, 2 बन रहे तो 2 होगी, 3 होगी 3, है ना, इस तरीके से। और लेकिन जो हमारे समूह है, समूह के लिए हम क्या करते हैं, जो संयोजकता होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारे समूह की पता चल जाएगा। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, क्या क्या खासियत है, क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है, ये जानेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या। समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, टेबल है आवर्त सारणी हमने देखी होगी, इसमें एक आवर्त होते हैं, एक समूह होता है। जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होती है, परमाणु साइज क्या होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती जा रही है, परमाणु संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, ठीक है। कारण में ये लिख सकते हैं कोशों की, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया कि परमाणु संख्या बढ़ती जा रही है, तो यानी कि ये शेल है, जो कोश है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जब कोश बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, उनकी जो त्रिज्या क्या होगी वो भी बढ़ेगी। नाभिक, और इसका कारण क्या लिख सकते हैं कि नाभिक में आवेश बढ़ने के कारण भी क्या होगा, इसमें घटेगा। परमाणु त्रिज्या बाईं से दाईं की ओर जाने पर घटती है आवर्त में। इसके बाद संयोजकता, समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो संयोजकता सेम होती है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो संयोजकता क्या होती है, या तो बढ़ती है, जब बाईं से दाईं जा रहे हैं, या दाईं से बाईं जा रहे हैं तो घटती है। तीसरा क्या हो जाएगा, धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म क्या है, समूह में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं
तो धातु भी गुणधर्म क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। धातु की जो गुण है वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, बाईं से दाईं ओर, तो क्या होता है, धातु के गुण घटते हैं। इसके बाद क्या है, आधात्विक गुणधर्म। आधात्विक गुणधर्म में क्या है, नेक्स्ट है आध्यात्मिक गुणधर्म। इसमें समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होगा, आध्यात्मिक गुण घटते हैं, और जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो आध्यात्मिक गुण बढ़ते हैं। तो ये था आध्यात्मिक गुणधर्म। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आ गए, ठीक है। तो ये हम जितना सिलेबस में दिया था वो कंप्लीट बता दिया है मजदूर सिलेबस से, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 था जो हमने आज करा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है और अगर इसमें किसी भी टॉपिक में अगर किसी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।